नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों यह मेरा क्लास नंबर 5 है। इसके पहले मैंने आपका 4 क्लास ले चुका हूं। यदि आपने उन चारों क्लासों को नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसे आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी संस्कृत पैडागोजी क्लास है। देखिए जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका है। ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसका यह वीडियो नंबर 3 होगा यह इस चैप्टर का, जिसका देखिए आज हम पढ़ने के वाले हैं व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। संस्कृत पैडागोजी में हम व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ने हैं। देखिए व्याकरण शिक्षण की 2 विधियां होती हैं, एक प्राचीन विधि हो गई, एक नवीन विधियां हो गई। प्राचीन विधियां में बहुत सारी विधियां हैं, नवीन विधियां में बहुत सारी विधियां हैं। हम दोनों के बारे में डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे। देखिए इसकी कुछ जो प्रमुख विधियां हैं, जिसे मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। इसके अंदर यदि आपको जो कुछ मैं बोलूँगा आप चाहते हैं लिखना, तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यदि उसे नोट करता तो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक बोर्ड भी भर जाता और समय भी लगता और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए तो हम देखते हैं। देखिए प्राचीन विधियां, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं लास्ट में आपको मैं इसका उत्तर बता दूंगा। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आगे देखिए प्राचीन विधियां, इसमें देखिए कुछ विधियों के नाम दिया गया है, जो मैं आपके जिसे मैं पढ़ के आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए सूत्र विधि है, परायण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, परंपरागत विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, अन्वय व्यतिरेक विधि है, प्रयोग विधि है। ठीक है, चलिए आइए एक एक विधि के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला विधि है सूत्र विधि। देखिए जो सूत्र विधि, इसे हम क्या कहते हैं, इसका और दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम कंठस्थीकरण विधि है। ठीक है, जो भी विधि देखिए जिसमें याद करने पे बल दिया जाएगा, जिसमें रटवाने बल दिया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक अमनोवैज्ञानिक तथा अरुचिकर विधि है, जिसमें बालक क्या करते हैं, अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, उन्हें क्या रटने पर सीखने में बल दिया जाता है। वो क्या, वो कौन सी विधि है? सूत्र विधि, जिसमें क्या बालक को पहले सूत्र बता के उसके बाद जो उसके उदाहरण बताए जाते हैं, जिससे क्या कहता है बालक थोड़ा सा, यह बालक के लिए अरुचिकर विधि हो जाती है। अगला देखिए परायण विधि। देखिए परायण विधि क्या है? वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? परायण विधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा जो है परायण विधि को अपनाया गया था। इन्होंने वैदिक जो है मंत्रों को क्या सस्वर पाठन किया था। उसके बाद क्या इसको छात्रों को याद करवाया जाता है, जिस कारण से यह विधि भी क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक और रुचिकर विधि हो जाती है, जिसमें बालक बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। ये सब हमारी प्राचीन विधियाँ है। देखिए प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वो गुरुकुल पे आधारित थी। किस भाषा में शिक्षा दी जाती? संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल की शिक्षण विधि क्या थी? श्रवण मनन व निधिध्यासन थी। श्रवण में सुनना, मनन में क्या दोहराना, निधिध्यासन में गुरु के द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना। जो प्राचीन काल की शिक्षण विधियाँ थी इसी पे आधारित थी। आगे देखिए प्रश्नोत्तर विधि। यह विधि क्या है? यह विधि काफी अच्छी विधि होती है, जिसमें क्या छात्र सक्रिय बने रहते हैं। छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है, जिसके बाद छात्र क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। इस प्रकार छात्रों में क्या होती है, एक तरह की सक्रियता बनी रहती है, जिससे छात्र क्या बहुत ही मन से पढ़ते रहते हैं। छात्र से शिक्षक जो है विभिन्न तरह के प्रश्न पूछता रहता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं। इसमें उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। शिक्षक जिन पाठों को पढ़ा चुका होता है, उन्हीं पाठों से संबंधित क्या करता है, लास्ट में वो प्रश्न पूछता है। यह पाठ पढ़ाने के बाद की प्रक्रिया है, जिसमें क्या करता है, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र उसके बारे में उसका उत्तर देते हैं। आगे देखिए वाद विवाद विधि। इसका दूसरा नाम क्या है? अर्थवाबोध विधि या अर्थ का बोध विधि। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक क्या कहते हैं, छात्रों को कुछ टॉपिक दे देते हैं, छात्र क्या कहते हैं, उसे कंठस्थ करके आते हैं, याद करके आते हैं और क्या कहते हैं, उस पर अपना वाद विवाद करते हैं। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, दोनों लोग आते हैं, वो पक्ष वाला अपनी बात रखता है, विपक्ष वाला अपनी बात रखता है। इसमें जो श्रोताओं का बहुत ही विशेष रुचि होता है, जितने भी श्रोतागण होते हैं बहुत ही रुचिपूर्वक दोनों को, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस माध्यम से जो वाद विवाद विधि के माध्यम से क्या होता है, छात्रों में स्व अध्ययन की भावना विकसित हो जाती है। छात्र क्या कहता है, सोचता है मैं कंटेंट अच्छा दूँ, मैं अच्छा से बोलूँ, जिससे क्या हो कि लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। इसमें क्या स्व अध्ययन का क्या होता है, एक गुण होता है जो विकसित हो जाता है छात्र के अंदर। आगे देखिए परंपरागत विधि या सैद्धांतिक विधि। देखिए यह विधि क्या है, सैद्धांतिक विधि वह विधि होती है जो जिसमें केवल आपको सैद्धांतिक ज्ञान दे दिया जाता है, अर्थात आपको केवल फैक्ट बता दिया जाता है, आपको शुद्ध फैक्ट दे दिया जाता है, आपको सीधे सीधे रटवा दिया जाता है। यह समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, आपका व्यवहारिक ज्ञान एकदम जीरो हो जाता है। मतलब आप समाज में कैसे क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे किसी से बातचीत करना है, आपको इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाती है। आपके सीधे जो बुक होते हैं उसके जितने भी फैक्ट होते हैं आपको दे दिया जाता है। एक तरीके से आपको सीधे सीधे रटवाने या अभ्यास पे बल दे दिया जाता है। आगे देखिए भाषा संसर्ग विधि।
देखिए यह विधि जो है गद्य पद्य शिक्षण में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको गद्य और पद्य को पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ आपको व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। उस विधि को क्या कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको अभ्यास करा दिया जाता है, गद्य पद्य आदि का जो देखिए इसमें आपको अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। आगे देखिए अन्वय व्यतिरेक विधि। यह विधि क्या है, ग्रंथों को समझने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे अन्वय व्यतिरिक्त विधि कहते हैं। इस विधि के माध्यम से क्या आपको ग्रंथ वगैरह आदि को क्या करें समझाया जाता है, जिसमें क्या कई कठिन या क्लिष्ट वर्ड होते हैं जिनकी आपको व्याख्या की जाती है, जिनके माध्यम से क्या ग्रंथ को आप आसानी से समझ सकें, आसानी से पढ़ सकें। आगे देखिए प्रयोग विधि, इसे दूसरा नाम क्या है, रूप बोध विधि। प्रयोग विधि क्या है, इसमें क्या है, बालक को स्वयं प्रयोग करके सिखाया जाता है। किसी चीज की बालक को जानकारी दी जाती है, उसके बाद बालक उस कार्य को स्वयं करता है, प्रयोग करके बालक क्या सीखता है धीरे धीरे। इस प्रकार देखिए यह पूरी प्राचीन विधियां थी जो यहाँ पे समाप्त हो गई हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है ग्रंथ ग्रहणम उदाहरणम अस्ति। देखिए ग्रंथ को ग्रहण करने या सीखने या समझने का उदाहरण है परायण विधि है, परंपरागत विधि है, अन्वय व्यतिरेक विधि है, प्रयोग विधि है। देखिए अन्वय व्यतिरेक विधि में हमने क्या बताया, ग्रंथों को क्या है, इसमें क्या आपको समझने के लिए शिक्षा दी जाती है, ग्रंथों को पढ़ने के लिए आपको क्या है समझ विकसित की जाती है। आपका जो सही उत्तर क्या होगा, अन्वय व्यतिरेक विधि। क्या है, ग्रंथ को ग्रहण करने का उदाहरण क्या होगा, आपका अन्वय व्यतिरेक विधि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नवीन विधियां। देखिए कुछ प्रमुख नवीन विधियां, पाठ्य पुस्तक विधि है, सहयोग विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, खेल विधि है, प्रोजेक्टर या प्रोजेक्ट विधि है। इसे देखिए समझ रहे, देखिए पाठ्य पुस्तक विधि वह विधि जिसमें शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बालकों को शिक्षा देता है या पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बालकों को पढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं, दोनों क्या कहते हैं सीखते हैं। जो छात्र बताता है, जो शिक्षक बताता है, छात्र उसे क्या कहता है ध्यान से सुनता है और उसे क्या कहता है अभ्यास करता है, उसे दोहराता है। इसी माध्यम से क्या है पठन पाठन कार्य चलता रहता है। सहयोग विधि क्या है, देखिए ये सहयोग विधि, इसका दूसरा नाम क्या है सहकार विधि या समवाय विधि। इसमें क्या होता है, देखिए सहयोग विधि वह विधि होती है जिसमें एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखता है। छात्र क्या कहता है अपने शिक्षक के सहयोग के माध्यम से सीखता है, या अपने सहपाठी के सहयोग के माध्यम से सीखता है, या अपने घर पे अपने माता पिता के सहयोग के माध्यम से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं सहयोग विधि कहते हैं। आगे देखिए आगमन विधि। देखिए आगमन विधि को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें क्या छात्रों का रुचि बना रहता है, जो छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं, वह विधि क्या है आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले आपको उदाहरण दे दिया जाता है, आपको उदाहरण के माध्यम से आपको सूत्र बताया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाएंगे। आप जो आप जानते होंगे पहले आपको उसे बताया जाएगा, उसके बाद आपको अज्ञात की ओर लेके जाएंगे। इसमें क्या होता है, सरल से आपको कठिन की ओर लेके जाएंगे। आगमन विधि में ये सब होता है, जैसे कि आपको जो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से लघु की ओर, इस प्रकार से आपको तरीका होता है, इसमें आपको शिक्षा दी जाती है। आगे देखिए निगमन विधि, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, यह एक अवैज्ञानिक विधि होती है, यह एक अरुचिकर विधि होती है। इसमें क्या होता है, छात्र को पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, जिससे क्या होता है छात्र में उतनी सक्रियता नहीं रहती है। आगे देखिए खेल विधि। यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। इसमें क्या होता है, बालक खेल खेल के माध्यम से सीखता रहता है। बालक को क्या कहते हैं, खेल खेल के माध्यम से ऐसी चीज़ों का ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें क्या है कुछ अन्य चीज़ें लाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या बालक को बताया जाता है, देखिए यह चीज़ यह है, इसका नाम यह है, गिनती इस प्रकार से होती है, देखिए इतने लाइन है तो इसमें कितने लोग हैं। इस प्रकार खेल खेल के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रुचिकर विधि होती है, जिसमें बालक सक्रिय रूप से सीखता है। इसमें बालक की रुचि 100% बनी रहती है, जिसके माध्यम से क्या कहते हैं बालक सीखता रहता है। आगे देखिए प्रोजेक्ट विधि। देखिए आधुनिक शिक्षा की यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, बालक को बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह के माध्यम से ऐसे वातावरण का, ऐसे शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया जाता है जिसमें बालक क्या करे आधुनिक रूप से सीख सके। भिन्न भिन्न ऐसा प्रोजेक्टर के माध्यम से बालक के सामने जो है जो ऐसे भी कुछ वस्तु या ऐसे कुछ नमूने होते हैं जिन्हें आप क्लास में नहीं ला सकते हैं, किंतु प्रोजेक्टर के माध्यम से उनका 3D फिल्म दिखा के बच्चों को हम सिखाते हैं। जैसे कि हमको यदि बालक को शेर का चित्र दिखाना या शेर के बारे में बताना, मैं बहुत कर सकता हूँ, शेर का चित्र ला के बालक के सामने दिखा सकता हूँ, या कोई शेर का छोटा टुकड़ा या नमूना ला के मैं उसे बालक को दिखा सकता हूँ। लेकिन प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं 3D में ही उसको डिस्प्ले में ही मैं उसे शेर का चित्र दिखा के मैं उसे बता दूंगा, यह देखो शेर है, ऐसे चलता है, इसकी आवाज़ क्या होती है। मैं तो क्लास में शेर की आवाज़ तो मैं उसे महसूस नहीं करा पाऊंगा, किंतु इस प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं उसे सब कुछ महसूस करा दूँगी। इसमें यह बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण विधि होती है। ठीक है, आगे देखिए आइए व्याकरण भाषा की मस्ती। देखिए व्याकरण भाषा क्या है, अनुचर है, सहचर है, शासक है, निर्देशक है।
आपसे यदि यह क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, व्याकरण भाषा की मस्ती, अनुचर, सहचर, शासक, निर्देशक। देखिए आपका जो पहला वीडियो था ये संस्कृत पैडागोजी वाला, मैंने आपको बताया था कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक शब्द अनुशासन है। शब्द अनुशासन में शब्दों पे क्या अनुशासन का कार्य कौन करता है? व्याकरण करता है। अर्थात शब्दों पे शासक, एक शासक क्या करता है? सभी पे नियंत्रण करता है। व्याकरण क्या करता है? किसी भी चीज पे नियंत्रण स्थापित करता है। व्याकरण भाषा किम अस्ति, व्याकरण भाषा शासक अस्ति। शासक होगा तभी तो नियंत्रण स्थापित करेगा। व्याकरण जो होता है शब्दों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। अगला देखिए, जो मैं आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था, व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान कराना। किसी भी व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान कराना। यदि आपको किसी भाषा का ज्ञान चाहिए, आप सबसे पहले उस भाषा का व्याकरण सीख लीजिए। जैसे आप उस भाषा का व्याकरण सीख लेंगे, उस भाषा पे आपका नियंत्रण स्थापित हो जाए, जिसके माध्यम से आप सरलता से चीज़ों को सीख सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो देखिए आपका वीडियो होगा कौशल पर आधारित होगा। ठीक है, कौशल कितने होते हैं? आपके कौशल कितने? 4 होते हैं, चत्वारि कौशलानि। ठीक है, तो आपका अगला वीडियो जो कौशल पे होगा।